नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और इस बुलेटिन में बात करेंगे नेपाल के हालात को लेकर। नेपाल अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। नेपाल में पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ उसने पूरे दक्षिण एशिया का ध्यान खींच लिया है। सोशल मीडिया वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने के सरकारी आदेश के ने युवाओं के गुस्से को भड़का दिया है और इसके बाद जेनजी ने नेपाल में जमकर उत्पात मचाया है। जेनजी का गुस्सा इस कदर भड़क उठा कि प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन तक को फूंक डाला। केपी ओली को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा तक देना पड़ गया। और ऐसे में अब सवाल यहां पर यह है कि नेपाल की कमान किसके हाथ में होगी, नेपाल का भविष्य किसके हाथ में होगा, किसके हाथ में सौंपा जाएगा। इसे लेकर जेनजी की एक विशाल वर्चुअल बैठक हुई है। इसमें देश के भावी प्रधानमंत्री पद के संभावित उम्मीदवारों पर काफी मंथन चिंतन हुआ। इस ऑनलाइन बैठक में 5000 से ज्यादा सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस वर्चुअल बैठक में पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को बहुमत मिला है। हालांकि यह इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है। इस विषय पर आधारित एक बड़ी खबर सामने आ रही है और रुख करेंगे उसका। नेपाल में अंतरिम सरकार पर बड़ी खबर है ये, और नेपाल में अंतरिम सरकार का रास्ता साफ, उससे जुड़ी ये जानकारी जो है वो सामने आ रही है। सुशीला कार्की जो है वो अंतरिम प्रधानमंत्री बन सकती हैं। जेनजी की पसंद को बालेन शाह का भी समर्थन मिला है और नेपाल सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस हैं सुशीला कार्की। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकल कर ये सामने आई है। और सुशीला कार्की जो है वो नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बन सकती हैं, ये बड़ी अपडेट है। और सत्ता की जिम्मेदारी जो है वो उन्हें सौंपी जा सकती है। जेनजी की पहली पसंद है वो, और ऐसे में सुशीला कार्की जो है वो नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बन सकती हैं और नेपाल की जो अस्थायी सरकार है उसकी प्रमुख सुशीला कार्की बन सकती हैं। ये एक बड़ी खबर है जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है। नेपाल में अंतरिम सरकार का रास्ता लगभग साफ माना जा रहा है और जो जेनजी की पहली पसंद सुशीला कार्की निकल कर सामने आई है, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि सुशीला कार्की जो है वो नेपाल की प्रधानमंत्री बन सकती हैं, अंतरिम प्रधानमंत्री बन सकती हैं। जेनजी ने सुशीला कार्की को पसंद किया है। जस्टिस सुशीला कार्की जो है वो नेपाल की प्रधानमंत्री बन सकती हैं। तो नेपाल में अंतरिम सरकार का रास्ता साफ हो गया है। जस्टिस सुशीला कार्की बन सकती हैं नेपाल के प्रमुख। युवाओं ने सुशीला कार्की के नाम का प्रस्ताव रखा। जेनजी ने सुशीला कार्की के नाम का प्रस्ताव रखा था और सुशीला कार्की को बालेन्द्र शाह का भी समर्थन मिला है और बालेन्द्र शाह ने सुशीला कार्की के नाम का समर्थन किया। जेनजी की पसंद को बालेन्द्र शाह ने का समर्थन मिला है और नेपाल सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस हैं सुशीला कार्की और उनके नाम का प्रस्ताव जेनजीओ ने रखा था। नेपाल की पहली महिला जस्टिस हैं सुशीला कार्की और अब नेपाल के अंतरिम सरकार के प्रमुख भी सुशीला कार्की बन सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो जेनजी हैं उन्होंने सुशीला कार्की के नाम को पसंद किया और पहली चॉइस माना है सुशीला कार्की को नेपाल में अंतरिम सरकार को लीड करने के लिए। लेकिन अब बड़ी बात यहां पर यह कि अंतरिम सरकार को जिस तरीके से सुशीला कार्की लीड करेंगे, इसके बाद नेपाल में हालात क्या बनते नजर आएंगे और जो मौजूदा हालात हैं वो आखिर ऐसे क्यों बने हैं, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। उनसे इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढ़ी साहब जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर मनोज कुमार जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले यहाँ पर मनोज जी मैं आपसे ही करना चाहूँगा। मनोज जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा नेपाल के हालातों को। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि आखिर ये क्या ऐसी स्थिति है कि जो भारत के पड़ोसी राज्यों में, पड़ोसी देशों में ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। नेपाल को लेकर हम बात करें हालिया में, इससे पहले बांग्लादेश को लेकर बात करें, उससे पहले श्रीलंका को अगर हम देख लें, ऐसी ही स्थितियां वहां पर देखने को मिली। भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि वहां की सत्ता गिर गई। देखिए अभिषेक जी, आपने ये जो सवाल किया है और नेपाल में जो त्वरित घटना घटी है, अगर इसके क्रोनोलॉजी को देखा जाए तो आप देखिए पूरे वर्ल्ड में इस तरह की घटनाएं दिख रही हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि 1688 में एक गौरवपूर्ण क्रांति ब्रिटेन में हुई थी और राजतंत्र से हम लोग लोकतंत्र की तरफ बढ़े थे। लगभग 350 वर्ष पूरा होने जा रहा है लोकतंत्र का। तो आप देख सकते हैं कि आज के इस 21st सेंचुरी में जिस तरीके से जो वर्ल्ड के जो सुपर पावर नेशन है किस तरीके से प्रभावित करते हैं। और अगर आप थोड़ा सा मैं आपको मतलब बैक में लेके जाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं, जैसे आपने सवाल किया अभी इसके पहले बांग्लादेश की जो स्थिति जिस तरीके से घटी, तो आप देखिए वो एक चुनी हुई सरकार थी लेकिन उसको हटाया गया
वो तो ये लोकतंत्र का एक तरीके से मजाक बनाया जा रहा है विश्व की जो पावरफुल नेशंस है, क्योंकि आज लोकतंत्र एक मोबोक्रेसी में बदल के जिस तरीके से सत्ता का हस्तांतरण किया जा रहा है, ये कहीं से भी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन ऑब्वियस है कि आज नेपाल की जो घटना घटी है, तो देखिए नेपाल एक बहुत ही ग्लोरियस हिस्ट्री वाला नेशन रहा है, उसकी एक लिगेसी है, उसका एक इतिहास है और एक सॉवरन स्टेट है। लेकिन आप देखिए अभी जो ओपी शर्मा कोली जिस तरीके से नेतृत्व कर रहे थे नेपाल का, तो एक तरीके से बिल्कुल वो चाइना के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। और देखिए ये चीज है, ऑब्वियसली जैन जी की हम बात कर रहे हैं, प्रोटेस्ट में लोग निकल के आए, वहाँ के नेपाली युवक रोड पे आए और इस तरीके से चीजें घटी। लेकिन उसके पीछे का अगर आप क्रोनोलॉजी देखिए तो जिस तरीके से वहाँ पे करप्शन, जहाँ से वहाँ पे नेपोटिज्म और जिस तरीके से प्रो चाइना स्टैंड लिया जा रहा था, क्योंकि देखिए स्ट्रेटजी के हिसाब से नेपाल बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है और वहाँ पे विश्व की जितने भी पावरफुल नेशन है सबका मोटिव है। और चूंकि भारत का एक सबसे ओपन बाउंड्री वाला नेशन है, लगभग 3600 किलोमीटर बॉर्डर नेपाल का भारत शेयर करता है, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। और उत्तर प्रदेश उसका सबसे मतलब बड़ा बॉर्डर शेयर करता है। तो जिस प्रकार से नेपाल में घटना घटी है, बेसिकली ये नेचुरल नहीं है, इसको यहाँ पे कराया गया है। क्योंकि आप एससीओ मीटिंग के बाद से जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि अमेरिका की क्या नीति रही है। और मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि ये प्रयास भारत में भी जो डीप स्टेट और एक्सटर्नल फोर्सेज हैं वो प्रयास करने का प्रयास किया जा रहा है, 2016-17 से किया जा रहा है। मैं उसमें एक आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। आप देखिए जिस तरीके से लाल किला पे जो किसान मूवमेंट के नाम पे जो भारत के सॉवरन को जिस तरीके से चैलेंज किया गया, अगर उस समय भारत की पुलिस अगर एक भी गोली चला दी होती तो आप समझ सकते थे कि भारत में क्या स्थिति होती। तो ये जो घटना नेपाल में घटी है, वही गोली चलने के बाद ही ये घटना घटी है। और देखिए मैं मानता हूं कि जिस तरीके से वहां के लोगों ने, वहां के युवाओं ने जिस तरीके से वहां की सरकारी संपत्तियों को नष्ट किया, पूर्व पीएम की पत्नी को जला दिया गया, ये बिल्कुल अनह्यूमन है, इसको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। ठीक है, विरोध करना बहुत जरूरी है। और मैं कहना चाहूंगा कि उस भीड़ में जो अराजक तत्व हैं और जो जिनका मोटिव वेस्टेज इंटरेस्ट, इन लोगों ने बड़ी ही चालाकी से इस मूवमेंट को जैन जी का नाम दिया है। क्योंकि देखिए जैन जी ठीक है बदलाव चाहता है, लेकिन इस तरीके का बदलाव जहां पे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक मानवाधिकार का हनन हुआ है, किस तरीके से एट्रोसिटी हुई है पिछले 72 घंटों में, तो मुझे लगता है ये एक एग्जाम्पल है। और पूरे विश्व को, जो भी लोकतंत्र को मानने वाले देश हैं, उनको एक रीथिंक करने की जरूरत है कि हम किस तरीके से इस लोकतंत्र को मजबूती से उभार के लेके आए। क्योंकि देखिए कोई भी जब तंत्र आता है तो उसका एक समय होता है, एक एज होता है। तो लोकतंत्र लगभग 350 साल पूरा होने जा रहा है पूरे विश्व में। तो मुझे लगता है कि सारे नेशन को सोचने की जरूरत है कि क्या इस तरीके से कोई पावरफुल नेशन आके एक चुनी हुई सरकार को या एक एस्टेब्लिशमेंट सरकार को किस तरीके से अस्थिर करती है। तो मेरा ये मानना है कि ये एक बड़ा ही चुनौतीपूर्ण है और इसमें भारत की भूमिका नेपाल के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि नेपाल से और भारत का जिस तरीके का जो संबंध है, वो एक रोटी और बेटी का संबंध है। हम दोनों मतलब एक तरीके से समझिए कि जो हिंदू राष्ट्र विश्व में एक पहला हिंदू राष्ट्र था, लेकिन उसको जिस तरीके से 2008 में अपदस्थ किया गया। और देखिए मतलब 14-15 सालों में, 15 सालों में लगभग वहां पे 12 सरकारें आई और चली गई। तो ये भी दिखता है कि किस तरीके से चाइना और अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट वहां पे बढ़ रहा है। और मेरा ये मानना है कि बिल्कुल नेपाल एक अस्थिरता के दौर से गुजरेगा और अभी आने वाला समय बड़ा ही चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि इसमें अमेरिका, ये जो भी मूवमेंट दिख रहा है, इसके पीछे पूरा यूएस और वहाँ की जो डीप स्टेट है उसका ये एक है। और चाइना जिस तरीके से वहाँ पे रेगुलेट कर रहा था, उसी का एक कन्फ्रंटेशन है। और इसमें मुझे लगता है कि भारत को अपनी भूमिका का निर्वहन जरूर करना चाहिए। जी अभिषेक जी। जी सोढी साहब, दूसरी ओर अगर नेपाल में जो हालात इस वक्त बने हुए नजर आ रहे हैं, इन हालातों को देखने के बाद क्या आप जो वहां की सुरक्षा एजेंसियां उनका फेलियर मानते हैं? क्योंकि सरकार का एक बड़ा फेलियर तो माना ही जा रहा है, लेकिन क्या जो हालातों को काबू सुरक्षा एजेंसियां कर सकती थी, उन्होंने हालातों को इस तरीके से उत्पन्न होने दिया? जय हिंद अभिषेक जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूं, विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं जी। विद्वान लोग सही कहते हैं कि अगर घर के अंदर तनाव हो तो भारी लोग उसका पूरा फायदा उठाते हैं। यही चीज किसी देश के लिए भी सही और सटीक साबित होती है। नेपाल में अंदरूनी तौर पे इतने विवाद थे, इतनी अशांति थी, इतनी अस्थिरता थी कि जब नेपाल की सरकार अपने युवकों को समझ नहीं पाई, उनकी नब्ज को समझ नहीं पाई, तो हमने देखा 8 सितंबर को क्या हुआ। 4 मुख्य कारण है क्यों ये युवक वहां भड़के। और सोशल मीडिया बैन का तो एक सिर्फ चिंगारी थी, लेकिन जो उसके कारण थे वो 4 मुख्य कारण थे। पहला था कि पिछले 17 साल में, जब से नेपाल एक लोकतांत्रिक देश बना है, 17 साल में 13 प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं। यानी राजनीतिक तौर पे नेपाल में बिल्कुल अस्थिरता थी।
दूसरा, नेपाल में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। नेपाल की रैंकिंग 100वें नंबर पे है 180 देशों में से जो ग्लोबल करप्शन इंडेक्स में हिस्सा लेते हैं। तीसरा, नेपाल की जो आय है बहुत कम है, गरीबी बहुत है। नेपाल की पर कैपिटा जीडीपी सिर्फ $1180 है, जो बहुत कम है। और चौथा, नेपाल में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। युवकों में 20.81% बेरोजगारी, यानी हर 5 युवक में से 1 युवक बेरोजगार है। जब इतने बड़े पैमाने पे वहां दिखते हैं, तो यहाँ पे वहां पे ये जो कांड हुआ 8 सितंबर का, ये तो होना ही था। ये तो वहां की ओली सरकार इसे समझ नहीं पाई, क्योंकि वहां पे एक और दिक्कत क्या है अभिषेक जी, कि जो नेपाल के मंत्री हैं या बड़े लोग हैं, वो अपने बच्चों को पूरी खुली छूट देते हैं। नेपोटिज्म है, परिवारवाद है, और जिसकी वजह से जो वहां का आम नागरिक था वो बहुत गुस्सा हो रखा था कि यहाँ पे हम 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए इतनी दिक्कतें होती हैं, और यहाँ पे ये मंत्रियों के बच्चे ऐशो आराम कर रहे हैं। और वहां पे एक बहुत फेमस हैशटैग चला नेपाल में, नेपो किड्स के नाम से, जिसकी वजह से ये पूरा जो हमने देखा 8 सितंबर का जो बैन हुआ, उसके बाद जो वहां प्रदर्शन हुआ। मेरे कहने का मतलब है, सुरक्षा एजेंसी तो पूरी तरह से विफल रही, ओली सरकार भी पूरी तरह से विफल रही, क्योंकि वो समझ नहीं पाई, वो भाप नहीं पाई कि युवकों का गुस्सा क्यों है, आक्रोश क्यों है। जो नेपाल में हुआ पूरी दुनिया की सरकारों के लिए एक सबक और सीख है। आज के युवक को नौकरी चाहिए, आज का युवक तरक्की करना चाहता है, आज का युवक एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता है। गलत चीजों से युवकों को भड़काना, परिवारवाद करना, युवकों को नौकरियों की अपॉर्चुनिटी नहीं देना, यही होगा जो श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, और अब नेपाल में, और कल हमने फ्रांस में भी इसकी एक झलक देखी। तो बहुत जरूरी है, जो भी देश की सरकारें, उन्हें ये नहीं सिर्फ सोचना है कि हम सत्ता में कैसे रहेंगे, उन्हें पहले सोचना है कि हम अपने जन लोगों के लिए क्या क्या कर सकते हैं, स्पेशली युवकों के लिए। क्योंकि अभिषेक जी, युवकों में बहुत ऊर्जा होती है, बहुत एनर्जी होती है। अगर ये एनर्जी ठीक तरह से चैनलाइज नहीं हो तो ये बहुत दिक्कत हो सकती है, और यहीं पे भारी गलती हुई ओली सरकार से और नेपाल की सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसी से। जी मनोज जी, दूसरी ओर जिस तरीके से मैंने एक सेट पैटर्न का जिक्र आपसे किया था, क्या आपको लगता है कि इसमें विदेशी ताकतों का हाथ हो सकता है कि जो लगातार सत्ता भारत के पड़ोसी देशों में गिरते हुए नजर आ रही है? क्योंकि बांग्लादेश में जैसा हुआ हूबहू वैसा ही नेपाल में भी हुआ है। वहां पर भी जो युवा थे बेकाबू हो गए थे, नेपाल में भी ठीक इसी तरीके से युवा जो है बेकाबू हुए, और युवाओं ने ही सरकार गिरा दी, युवाओं ने ही प्रधानमंत्री आवास पर हमला कर दिया, युवाओं ने ही संसद पर हमला कर दिया, और युवा ही अब अपनी मनपसंद की सरकार चुन रहे हैं। वो खुद चुन रहे हैं कि आखिरकार नेपाल की सत्ता को आगे कौन बढ़ाएगा, आखिरकार नेपाल की सत्ता की जो कमान है वो किसके हाथों में होगी। तो बिल्कुल बांग्लादेश की जो स्थितियां हमें देखने को मिली थी पिछले साल, ठीक वही स्थितियां परिस्थितियां 1 साल के बाद नेपाल में देखने को मिल रही हैं। देखिए अभिषेक जी, सोडी साहब ने बड़ा अच्छा से उन कारणों को गिनाया जो कि बिल्कुल 100% सही है। और आज के डेट में ये मैं मुझे जो दिख रहा है, अगर हम पूरे साउथ एशिया और खास करके वर्ल्ड पॉलिटिक्स को अगर एनालाइज करें, तो ये नेपाल में ये क्रांति नहीं है, ये क्रांति नहीं हुआ है। ये बेसिकली एक सोची समझी रणनीति के तहत एक रिजीम को चेंज किया गया है और जैन जी को आगे किया गया है। देखिए, एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से वहाँ की युवाओं को एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि मतलब जिस प्रारूप में आके वो लोग काम कर रहे थे, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो उसके पीछे जो डीप स्टेट और खास करके जो आपने बताया एक्सटर्नल फोर्सेस उन्हीं की है। और ये संघर्ष एक दिन से नहीं चला रहा है। आप देखिए 2020 में जब ये ओली प्रधानमंत्री बने थे, उस समय से चाइना का जिस तरीके से इंटरफेरेंस हुआ था, आप देखिए नेपाल के कुछ बॉर्डर्स एरिया में चाइनीज आके उन्होंने घोषित कर दिया था कि ये चाइना का एरिया है, और वहां पे इनकी सरकार और पुलिस ने कुछ नहीं किया। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि नेपाल में भी AAA काम कर रहा है। एक तो वहाँ की जो आंदोलन, क्योंकि हम सब जानते हैं कि नेपाल आंदोलन स्ट्रीट आंदोलन से ही सारी चीजें होती हैं। दूसरा, आप देख सकते हैं आर्मी की बहुत बड़ी भूमिका रही वहाँ पे, जिस तरीके से आर्मी ने वहाँ पे एक मतलब सम्यता का परिचय दिया, जिसके चलते ये 2 दिन के बाद से ये घटना रुकी हुई है। और तीसरा, जो अमेरिका का जो इन्वॉल्वमेंट है, इसको कोई भी नकार नहीं सकता है जी। क्योंकि मैं अपने पहले वक्तव्य में बताया था कि आज आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक चुनी हुई सरकार को, आपने जैसे बताया पाकिस्तान में इमरान खान के साथ भी वैसे ही किया गया, उसके पीछे भी ये इंटरेस्ट था कि वो अपना एक फॉरेन पॉलिसी, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाना चाहते थे। दूसरी तरफ बांग्लादेश में जो सेंट मार्टिन आइलैंड
के लिए शेख हसीना ने मना किया तो अमेरिका ने वहां तख्ता पलट कर दिया। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं श्रीलंका में भी, आप देखिए जब वहां पे श्रीलंका में किस तरीके की स्थिति घटी और वहां से उनको भागना पड़ा, और आज आप देख सकते हैं कि नेपाल आज हम लोगों के सामने है। तो मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि ये आज पूरे वर्ल्ड को रीथिंक करने की जरूरत है कि हम किस तरफ किधर जा रहे हैं, क्योंकि आज जिस तरीके से ये जो पावरफुल नेशंस हैं अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए जिस तरीके से एक चुनी हुई सरकार को, और नो डाउट यहाँ नेपाल में करप्शन है, और इस करप्शन का जिस तरीके का वहाँ प्रदर्शन किया गया पिछले 3-4 सालों में वहाँ की जनता, और सबसे बड़ी बात कि वहाँ बेरोजगारी बहुत ही पीक पे है, वर्ल्ड में वो लगभग गरीबी रेखा में 100 से ज्यादा उसका नंबर आता है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया जो बैन है ये सरकार का डिसीजन नहीं था, बल्कि वहाँ के अदालत का निर्णय था, कोर्ट का निर्णय था, जिसको सरकार ने इंप्लीमेंट किया, क्योंकि वो बहुत सारी कंपनियां थी जो कि वहाँ के रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रही थी। तो एक कारण बना ये सोशल मीडिया बैन, लेकिन इसके पीछे एक पूरा स्ट्रेटेजी था, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में चाइना और अमेरिका वहाँ पे पूरी तरीके से एक तरीके से स्ट्रगल होगा दोनों के बीच में कि किस तरीके की सरकार बनती है। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि भारत को इसमें बड़ी ही प्रबल भूमिका निर्वहन करने का समय आ गया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत और नेपाल का जो एक आंतरिक और खास करके जिस तरीके का हमारा ट्रेडिशनल संबंध रहा है। बिल्कुल ठीक है आपने कि भारत और नेपाल के बीच खास रिश्ते हैं, क्योंकि बॉर्डर जिस तरीके से हम लोग शेयर करते हैं, तो ऐसे में बॉर्डर शेयर करने के साथ साथ लोग जिस तरीके से आवाजाही आसानी से करते हैं वो भी एक अपने आप में बड़ी चुनौती कह सकते हैं। आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप बने रहें मेरे साथ। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे, जहां नेपाल में युवाओं के एक गुट की मांग सामने आई है कि युवा चेहरा प्रधानमंत्री होना चाहिए। सुशीला कार्की के नाम पर सहमत नहीं है। कई युवा संगठन नेपाल में 6 से 12 महीने में चुनाव की भी मांग कर रहे हैं, संसद भंग करने और नागरिक सैन्य सरकार की मांग कर रहे हैं। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है। तो कुछ युवाओं के द्वारा यहाँ पर एक युवा चेहरे को प्रधानमंत्री बनाने की मांग की जा रही है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आई है, सुशीला कार्की के नाम पर भी पूरी तरीके से सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। हमारे साथ दोनों खास मेहमान बने हुए हैं, रुक करेंगे उनका। सोडी साहब, जिस तरीके से ये अस्थिरता इस वक्त नेपाल में देखने को मिल रही है, इस अस्थिरता का असर भारत के ऊपर किस तरीके से आप देखते हैं सुरक्षा के लिहाज से? क्योंकि जिस तरीके से पहले भी मैंने जिक्र किया कि भारत जिस तरीके से नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, उस तरीके से किसी भी और देश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, कि बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के आप एक देश से दूसरे देश में आ जा सकते हैं। केवल एक आईडी कार्ड आपको दिखाना होता है बॉर्डर पर। तो जब ऐसे हम बॉर्डर शेयर करते हैं किसी देश के साथ, और उस देश में ऐसे हालात उत्पन्न हो जाएं कि हर एक चीज बेकाबू हो जाए, तो कितना बड़ा कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम का विषय है भारत के लिए? अभिषेक जी, भारत के लिहाज से नेपाल सुरक्षा के तौर पे बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण है। भारत और नेपाल का बॉर्डर 1751 किलोमीटर है, जो कि बिल्कुल पोरस है। जैसे आपने सही बताया कि इसमें नेपाल से भारत आना, भारत से नेपाल जाने के लिए कोई वीजा पासपोर्ट नहीं चाहिए। आराम से दोनों देश के नागरिक एक दूसरे के देश जाके रह भी सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। नेपाल एक बफर नेशन है भारत और चीन के बीच में। इसी साल 9 जुलाई को जनरल अनिल चौहान, जो कि भारतीय सशस्त्र बल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उन्होंने बयान दिया, जिस तरह से बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन की नजदीकियां बढ़ रही हैं, आने वाले समय में ये भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए बहुत दिक्कत पैदा करेंगी। अब अगर नेपाल में कोई सरकार आ जाती है जो भारत विरोधी है, जैसे इस वक्त बांग्लादेश में, चीन और पाकिस्तान तो हमें पता ही है वो हमारे दुश्मन देश है, अगर नेपाल में भी ऐसी कोई सरकार आ जाती है जो भारत विरोधी है, तो हमारे लिए दिक्कतें बहुत बढ़ जाएंगी। क्योंकि अब तक हम 2 फ्रंट वॉर की बात कर रहे थे। पिछले साल 5 अगस्त के बाद जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, हम 3 फ्रंट की वॉर बात कर रहे हैं। अब अगर नेपाल में भी ये सरकार भारत विरोधी आती है, तो हमें 4 फ्रंट वॉर के बारे में सोचना होगा। इसलिए बहुत जरूरी है जो भी सरकार नेपाल में आए, वो अगर भारत के पक्ष में नहीं है तो हमारे लिए दिक्कतें बहुत होंगी। अभिषेक जी, भारत के 8 पड़ोसी मुल्क हैं, जिसमें से 2 तो हमारे कट्टर दुश्मन है, पाकिस्तान, चीन, उनको निकाल लीजिए। बाकी 5 में से सिर्फ एक छोटा भूटान है जो पूरी तरह भारत के साथ खड़ा है। बाकी जो 5 देश हैं वो चीन की गिरफ्त में है। ये ओली सरकार, जो ओली ने 9 सितंबर को रिजाइन किया नेपाल के प्रधानमंत्री के तौर पे, ये उनका झुकाव भी पूरी तरह चीन के साथ था। लेकिन हमें उतनी दिक्कतें नहीं थी, क्योंकि तब भी मिस्टर ओली का भारत विरोधी ऐसा कोई ऊपर से रुख आया नहीं। लेकिन जैसे वहां पे युवकों ने प्रदर्शन किया है, जैसे वहां पे हालात बदल गए हैं, जो हमने बांग्लादेश में देखा पिछले साल हुआ, तो बहुत जरूरी हो जाता है
कि भारत नेपाल के सुरक्षा और रिश्ते बहुत निर्भर करेंगे अगली सरकार जो वहां चुन के आती है, या अंतरिम सरकार भी, क्योंकि अंतरिम सरकार के पास भी बहुत पावर होती है, जैसे हमने बांग्लादेश में देखी है। तो अगले कुछ दिन जब तक नई सरकार वहां नहीं आती है, चाहे अंतरिम हो चाहे चुनाव के बाद हो, भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और क्रूशियल है। जी बिल्कुल। इस बीच मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बने रहें मेरे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर है नेपाल से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां नेपाल की सेना की ओर से खबर है, ये नेपाल और सुशील कार्की के बीच बातचीत जारी है। आर्मी चीफ से सुशील कार्की मिली है, ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। आर्मी चीफ से मिलेंगे सुशील कार्की, ये बड़ी अपडेट जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, और दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, क्या ये माना जाए कि अब लगभग सरकार बनने का रास्ता नेपाल में साफ हो चुका है? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक जी, अभी जैसे आपने जो दिखाया फुटेज में सुशीला कार्की जी, नो डाउट ये एक महिला है और ये वहाँ की नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस रह चुकी हैं, और इनका एक बड़ा ही पॉजिटिव इमेज रहा है, क्योंकि जब ये चीफ जस्टिस थी तो वहाँ पे इन्होंने करप्शन के अगेंस्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए थे, और जिसके चलते पॉपुलर भी हैं। और जिस तरीके से जैन जी के कल जो वर्चुअल मीटिंग हुई है उसमें जिस तरीके से इनके नाम पे एक सहमति बनते हुए दिख रही है, और ऑब्वियसली कि नेपाल की जो आर्मी है उसका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। क्योंकि देखिए, आज मैं आपको एक क्रोनोलॉजी दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो वेस्ट की जो पावरें हैं, खास करके अमेरिका और चाइना, किस तरीके से सत्ता को डीस्टेबल करती हैं और एक स्थिर सरकार को अस्थिर करती हैं, तो इसका एक क्रोनोलॉजी है। देखिए, 2021 में म्यांमार में इन लोगों ने किस तरीके से तख्ता पलट किया, उसी तरीके से उसी 2021 में अफगानिस्तान में किया गया और तालिबान को लाया गया। 2022 में श्रीलंका को वहाँ पे जनता ने वहाँ के पीएम को भगाया, और 24 में आप देखिए कि बांग्लादेश में हुआ, और 25 में आप देख सकते हैं कि नेपाल की घटना घटी है। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा ही मतलब सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है, और भारत में भी इसका प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, मैं एक चीज और आपको याद दिलाना चाहूंगा कि देखिए, जब 2014 के बाद से जो मोदी जी की सरकार बनी है, और उसके बाद से जिस तरीके से यहाँ पे एक इंटरेस्ट ग्रुप जो काम कर रहा है, आप देखिए अवार्ड वापसी का एक स्लोगन कैंपेन चलाया गया था, उसी के बाद इनटॉलरेंस को भी चलाया गया, उसके बाद आप देखिए अखलाक इश्यूज को भी लाया गया था, और उसके बाद राफेल को जिस तरीके से इश्यूज बनाया गया, संविधान के बारे में बताया गया, जितने इंस्टीट्यूशंस है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए। तो ये एक पूरा एक क्रोनोलॉजी है कि किस तरीके से एक चुनी हुई सरकार को अस्थिर करना है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जो लाल किला और किसान का जो मूवमेंट था, वो हम समझ सकते हैं कि वो भारत के लिए किस तरीके का अग्नि परीक्षा था उस समय की सरकार के लिए, और यहाँ की सरकार ने जिस तरीके से उसको टैकल किया, मुझे लगता है कि नेपाल की इस घटना से भारत को भी बड़े ही पैनी नजर रखनी पड़ेगी, और इस तरीके की चीजों से किस तरीके से हम अपने आप को बचाव कर सकते हैं। क्योंकि एक पूरा एक ट्रेंड निकल के आ चुका है कि अमेरिका और चाइना किस तरीके से अपने स्ट्रेटेजी और खास करके इकोनॉमी के दम पे एक भारत के इर्द गिर्द जितने भी हमारे पड़ोसी देश है उसके साथ वहाँ पे पॉलिटिकल अस्थिरता पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि भारत को हम किस तरीके से इसमें इन्वॉल्व कर सके। अभी सोडी साहब ने जिस तरीके से बताया कि चाइना और पाकिस्तान तो हमारे एनिमी हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ जिनके साथ हमारे अच्छे संबंध हैं वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खड़ा किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों में, और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा अभिषेक जी की, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत को अपने फॉरेन पॉलिसीज में आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है, और अपने दम पे ही आगे बढ़ने की जरूरत है। क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि आज पूरा विश्व जिस तरीके से भारत के पीछे पड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने का समय आ चुका है। जी बिल्कुल मनोज जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन इस बीच जो ये स्थितियां नेपाल में बनती हुई नजर आ रही हैं, ये स्थितियां हूबहू बांग्लादेश से निकली हुई जो परिस्थितियां थी उनकी कॉपी लगती हैं। क्योंकि बांग्लादेश में भी हमने देखा किस तरीके से मोहम्मद यूनुस, जो कि नोबेल पीस प्राइज विनर थे, उन्हें सत्ता सौंपी गई। ठीक इसी प्रकार से सुशीला कार्की को जिस तरीके से सत्ता सौंपने की बातें चल रही हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट की जज रह चुकी हैं। नेपाल में कई काम उन्होंने नेपाल के लिए किए हैं, लेकिन जब बात देश की बागडोर संभालने की आती है तब स्थितियां दूसरी हो जाती हैं। अब देखने वाली बात यहां पर यह होगी कि क्या नेपाल की भी स्थितियां बांग्लादेश जैसी होंगी, या नेपाल और बेहतर होता नजर आएगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का है, बने रहें इंडिया न्यूज के साथ। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है,